बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, ज़बरदस्त में हमें आज एक ऐसी शख्सियत ने ज्वाइन किया है जो कि पाकिस्तान के नामवर मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे जाने जाते हैं। एक कसीर तादाद है लोगों की जो इनसे सीखती है, इन्हें पसंद करती है। बहुत सारे लोग इनसे मुखालफत भी रखते हैं। हर हवाले से इनसे बात होगी और जो इनकी सक्सेस स्टोरी है और ज़िंदगी में जो जो स्ट्रगल्स इन्होंने की हैं, जो जो चैलेंजेस आए हैं और जहाँ जहाँ इनको मुखालफत का सामना करना पड़ा है, उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम कासिम अली शाह साहब। वेलकम टू द शो सर। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। थैंक यू सो मच शाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाए। थैंक यू सो मच। बहुत मेहरबानी शाह साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी फातिमा। जी हाँ, कासिम साहब के लिए हमारी टीम ने एक मोन्टाज तैयार किया है, तो चल के वो देखते हैं। जनाब। जनाब शाह साहब, कहाँ से शुरू करें? शुरू से शुरू कर, शुरू से शुरू करें या जो बीच में चैलेंजेस आए वहाँ से शुरू करें? शुरू से शुरू करते शुरू से शुरू करते हैं। आपने बचपन के बारे में बताइए। शाह साहब, मेरी जो बर्थ है गुजरात की है जी, ठीक है। और मेरे बड़े बूढ़े पिछले को 530-40 साल से गुजरात का एक गांव है मोइनुद्दीनपुर। इसका निक नेम जो गांव का मोमदीपुर है जी, ठीक है। वहाँ से ताल्लुक है मेरा। और मेरी फैमिली जो थी वो 70s में सेटल होना शुरू हो गई थी लाहौर। तो मेरी एजुकेशन लाहौर की है, बचपन मेरा लाहौर में गुजरा। तो आपका बचपन बुनियादी तौर पे तो फिर लाहौर गुजरा? लाहौर गुजरा, गांव वगैरह में नहीं, चक्कर लगता रहता था, विजिट साल में 1-2 दफा मैं जाता रहता था। अच्छा। लेकिन मेरा बचपन जो यादें हैं ज्यादा वो लाहौर की हैं जी। तो आप शरारती थे शुरू से ही, ये सोचते थे, लोगों को मोटिवेट करते थे, ग्रुप बना लेते थे दोस्तों का, क्या कैसा मिजाज? शाह साहब, मैं बड़ा शर्मीला था। अच्छा। और वो जो इब्तदा के अयाम है, अगर मैं उनको याद करूं और आज के वक्त को देखूं तो मुझे खुद यकीन नहीं आता कि एक शर्मीला लड़का जो कि शाये है, जो जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, और जिसमें कह लीजिए कि एक अम्मा के साथ वालदा से मेरी बड़ी अटैचमेंट आज भी है, तब भी थी, और इस तरह से सोशल नहीं था जिस तरह आज। ठीक है, तो ये उस हिसाब से तो फिर ये पैराडाइम शिफ्ट हुआ ना? पैराडाइम शिफ्ट है। दूसरा सर, हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती है जो हमें पॉलिश कर देती है। जिंदगी के बड़े ऐसे मकाम है जो कह लीजिए किसी मंजिल की शक्ल में नहीं होते, वो आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए होते हैं। तो ऐसे हालात वाकयात बनते बनते ये एक रास्ता बन गया मेरे लिए। बहुत सारे लोगों को वक्त, हालात और तरबियत जो है वो शेप अप करती है, और बहुत सारे लोग कुछ बुनियादी सलाहियतें लेके पैदा होते हैं। आपका ये फरमाना है कि ये जो घुलने मिलने की और पब्लिक स्पीकिंग की बुनियादी सलाहियत उस शद्दोमत से नहीं थी जिसका इजहार अब होता है, तो ये वक्त ने आपको दोनों चीजें हैं जी। यानी टैलेंट कहीं ना कहीं छुपा होता है, हालात और वाकयात से वो निखर के चीजें सामने आ जाती हैं। ये नहीं हो सकता बगैर टैलेंट के ना। सब दुनिया में तकसीम हो गई है, सब जो कह लीजिए इंसानी हुनर है उसमें से जो टैलेंट बेस्ड है उसमें फ्लो होता है, जोर नहीं लगाना पड़ता। वो तमाम चीजें जो स्किल्स की फॉर्म में आती हैं वो आपने एक्वायर की होती हैं, लर्न करके सीखी होती हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये कम्बिनेशन है आपके टैलेंट का और एक रियाज का, वो जो प्रैक्टिस है, उन दोनों के मजमूए से एक नई चीज बनती है जिसको जदीद जमाना स्ट्रेंथ कहता है। तो स्ट्रेंथ जो है वो आपको कुदरती फितरती जो रुझान मिला, फिर आपने ऐसे प्लेटफॉर्म्स ढूंढे या मिल गए, उस पर प्रैक्टिस की और फिर किसी मकाम को पा लिया। डिजिटल दुनिया है, इस पर आपकी बड़ी गिरफ्त भी है, आपका ये बुनियादी तौर पे आपका टूल भी है जिसके जरिए आप लोगों तक पहुंचे हैं। ये AI वगैरह को आप कैसे देखते हैं? देखिए सर, ये AI तो एक आने वाले वक्त में बहुत बड़ी एक, मैं समझता हूँ, ब्लेसिंग है। अच्छा। और इस ब्लेसिंग से सबसे बड़ी जो आसानी मिलने वाली है कि टाइम बड़ा बच जाएगा। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि मेरे आपके ज़माने में कैलकुलेटर अलाउ नहीं था स्कूल के एग्जाम्स में, लेकिन आज कैलकुलेटर से आगे बात चली गई। आप बड़ी बड़ी मुश्किल इक्वेशंस को गैजेट्स में डालते हैं और उसका सोल्यूशन आपको मिल जाता है। AI ने आसानी ये की है कि आपका टाइम सेव कर लिया। बहुत सा डाटा पहले से पड़ा हुआ है,
वो उसको सिमुलेट करती है या उसको वो इकट्ठा करके मुख्तलिफ फॉर्म्स में आपके सामने ले आती है और आपका टाइम सेव हो जाता है। तो इसको इस्तेमाल करने वाले के लिए आसानी है, जो इसको सीखता है, लर्न करता है, उसके लिए बड़ी आसानी है। और ये जो चैलेंजेस आ रहे हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं, रिसर्चेस कह रही हैं कि मिलियंस ऑफ जॉब्स जो हैं वो इसकी वजह से ख़त्म हो जाएंगी और उतनी कसीर तादाद में जॉब्स पैदा नहीं होंगी। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए सर, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा। दुनिया में इससे पहले भी जब भी कोई तब्दीली आई है, एग्रीकल्चर टाइम से इंडस्ट्रियलाइजेशन जब शुरू हुई तो तब भी ये चैलेंज था। तो दुनिया में प्रोग्रेस तो कभी नहीं रुकी। नए तरह के लोग चाहिए, यानी ऐसे लोग चाहिए जो इन इक्विपमेंट्स को भी जानते हैं, इन टूल्स को भी जानते हैं, यानी वो अपने इल्म, अपने शोबे का इल्म भी रखते हैं और एआई का बेहतर इस्तेमाल भी जानते हैं। आप मिसाल ले लीजिए पढ़ाना, जो कि तदरीस एक चौक पकड़ के ब्लैक बोर्ड पे टीचर लिखता था, थोड़ा सा बेहतर वर्जन आया, व्हाइट बोर्ड आ गया और एक मार्कर टीचर्स ने पकड़ना शुरू कर दिया। कोविड आया तो दुनिया को पता लगा कि जूम क्लास भी कोई चीज है, गूगल मीट भी कोई चीज है और इन टूल्स के जरिए, मॉडर्न टूल्स के जरिए ऑनलाइन भी पढ़ाया जा सकता है। ऑनलाइन की इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हुई, अब जो लोग अपने आप को वक्त के साथ अपग्रेड नहीं कर रहे थे उनके लिए बड़ा चैलेंज बन गया। अब इस वक्त दुनिया के बेस्ट कोर्सेज वो यूडेमी पे या मुख्तलिफ सर्च इंजन पे पड़े हुए हैं, आप उन्हें सब्सक्राइब करके बड़ा सस्ता थोड़े से पैसों में सीख सकते हैं। उसके मुकाबले में देखिए, आज बच्चा जो क्लासरूम में पढ़ रहा है, मुमकिन है उसे समझ ना आती हो, इंटरनेट पे उससे बेहतर कंटेंट पढ़ाओ उसी सब्जेक्ट का। दुनिया में इस पर बड़ा काम हुआ है। दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज ने अपने बेस्ट कंटेंट को प्रोड्यूस करके यूट्यूब पे और मुख्तलिफ सर्च इंजन पे रख दिया फ्री, कि कोई फायदा उठाना चाहता है उससे करोड़ों लाखों रुपए देने पड़ते थे। दुनिया जो है उससे फायदा उठा रही है। सो एआई जो है वो आप देखिए अभी तो जो पब्लिक में अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप सारे इस्तेमाल करते हैं तो मेटा भी उसमें मौजूद है और गूगल सबके पास है, या एक चैट जीपीटी का एक बड़ा बेसिक वर्जन है। आप जब पेड पे जाते हैं तो फिर आपको उसकी जो आसानियां मिलती हैं, तो सोचिए दुनिया कहां से कहां चली गई। वो मैं देख रहा था कोई आपका वो कि आप कहते कि मैंने किसी से कोर्स वोर्स सीखने की कोशिश की और उसने आपको ठग लिया, वो क्या मामला था? अच्छा, वो चंद दिन पहले मैंने यार कासिम अली शाह साहब को ठग लिया किसी ने। ये भी लर्निंग है ना? हाँ। देखें जी, लर्निंग मैं इन मानों में कह रहा हूँ, क्योंकि आपका तो ये हुनर है ना। हाँ। तो आप तो जानते हैं इसके बारे में। शाह जी तो ठग के तो टीरा ही होना चाहिए। मैं इन मानों में कह रहा हूँ। अच्छा, उसमें देखिए कि सम टाइम जो कोचिंग पाकिस्तान में, पर्सनल डेवलपमेंट, सेल्फ हेल्प, कोचिंग, ग्रूमिंग, ये अभी बड़ा पीछे है, दुनिया इसमें आगे चली गई। अब यहाँ जब आते हैं इस मौजू पे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल कह लीजिए नया नया काम है, तो उसमें लाइलमी भी बड़ी है। तो किसी हिसाब से मैंने कोई सर्विसेज ले ली और वह सर्विसेज ली कि जी मैंने ये मेरी सिचुएशंस हैं 3-4 प्रोफेशनल, और उनका क्लेम ये था। अच्छा, मुझे भी किसी ने रिकमेंड किया, मैं शाह साहब ज़हनी तौर पर पहले तैयार होता हूँ कि यहाँ बंदा लर्न करता है, अर्न करता है, लर्न करता है, दोनों सिचुएशंस। दुरुस्त बात है। आप अगर नहीं अर्न करते तो आप एक सीख जाते हैं कि ये नहीं है, ये रास्ता नहीं है। अच्छा, हैरान कुन बात ये थी वो सारी स्टोरी में कि दूसरे या तीसरे सेशन के बाद, टोटल 4 सेशन थे, मैंने वो सारा कंटेंट जो वो मेरे साथ शेयर करते थे उसको मैंने सर्च इंजन पे चेक किया तो वो साहब भी चैट जीपीटी से निकाल के मेरे साथ शेयर कर रहे थे। यानी उसमें वो कंटेंट उनकी किसी भी तरह की अपनी एफर्ट नहीं थी। ठीक है। तो अब दुनिया में सर देखें, जो आप कह रहे हैं कि ऐसा होने जा रहा है कि सॉफ्टवेयर हाउसेस में डेवलपर्स नहीं चाहिए, ऐसा हो गया, होना नहीं हो गया कि जहां 20 बंदे चाहिए थे वहां पर एक बंदा बैठ के एआई के जरिए कोडिंग निकाल रहा है, उस कोडिंग को एंटर करता है और कमांड देता है, मसला हल हो जाता है। अच्छा, कंटेंट में देखें कितनी बड़ी इनकलाब है। कंटेंट में भी यही एक चीज बड़ी अहम है जो कि मेरे ख्याल में लोगों को इससे सीखनी चाहिए कि यानी कि आप इस मोड़ पे, जबकि खुद आप एक यानी कि जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे आप जाने जाते हैं, उसमें आपकी एक पोजीशन है और फिर ये डिजिटल चीज़ों के हवाले से भी आपकी महारत है, उसके बावजूद भी आप पैसे देके भी जहां आपको सीखने का मौका मिले आप सीखते हैं। ये मेरे ख्याल में इसकी दाद आपको जरूर देनी चाहिए। इसमें कोई मुबालगा नहीं, अहम बात है। मेरे सफर में डायरी मेरे साथ होती है, मैं रोज में मेरे कितने मुशाहिदात हैं, बेशुमार ऐसी तस्वीरें हैं जो कह लीजिए मैं लर्निंग के लिए बनाता हूँ कि इसमें मेरे लिए कुछ ऐसा था। मैं चंद दिन पहले इंटरलॉकन था जी, तो वहां मैंने कितने कितने कब्रिस्तानों के कब्रों की पिक्चर्स बनाई। अच्छा, एवरेज एज 90 है। अच्छा, मेरा एक बड़ा पसंदीदा जो सब्जेक्ट है वो लाइफ स्पैन है, कि जहां तवीलुल उम्री है। दुनिया में 5 जगह जिनको ब्लू जोन्स कहते हैं, तो ब्लू जोन्स जहां 100 साल उम्र क्रॉस होती है उसके फैक्टर्स हैं। तो मैंने फिर उस पर ढूंढना शुरू किया, तलाश करना शुरू किया। तो वो सफर हो, उस्ताद हैं, सीनियर्स हैं, बाज़ औक़ात आपकी गलतियों से, आप खुद अपनी गलतियों से बड़ा कुछ सीखते हैं। तो ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। आप तो सोचने वाले आदमी हैं, ये तवीलुल उम्री को आप कैसे देखते हैं? ये अजाब है कि रहमत है?
सेहत के साथ तो बड़ी रहमत है सर। सेहत के साथ सेहत के साथ लेकिन बड़ी सेहत के रहमत साथ है होती है 70-80 के बाद। देखिए सर, आखिरी 5, 10, 15 साल तो मुश्किल ही होते मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन शाह साहब देखें, आखिरकार तो जाना ही है। ये तो खबर नहीं है कब किसी ने चले जाना है, लेकिन अगर अल्लाह आपको फंक्शनिंग अल्लाह ने रखा हुआ है, आपकी जात से फायदा मिल रहा है, आपकी जात से नफा मिल ये रहा बड़ी है, अहम बात है। और आप कारआमद हैं और आपके पास कह लीजिए कि कुछ बांटने को, कुछ देने को है, तो फिर बड़ी मौज है। क्योंकि बहुत सारे सीनियर्स ऐसे होते हैं जो कि फिर अपनी पीक पे होते हैं और आखिरी 10-15 साल में, यानी कि कोई भी शख्स जो अपने शोबे का माहिर है और जीनियस है, आप सोचें कि अगर वो 80-90 साल तक किसी भी माशरे में मौजूद है तो क्या नहीं वो उस माशरे का ऐसे ही। तो ये बड़ा इसका अहम पहलू है। तो आप अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखते हैं? मैं शाह साहब बहुत ख्याल तो नहीं, लेकिन कम से कम जो बुनियादी एहतियात है, मिडिल एज पे, नहीं अच्छी बात है ये, मिडिल एज पे कह लीजिए कि कम से कम 2 टाइम मील इनफ है। ये मुझे समझ आया। मैं तो देखिए आपकी, सॉरी आप मुकम्मल कीजिएगा अपनी बात, मैं तो ये समझता हूँ कि आप देखें ना कि हमारे दीन में जो दवा है और इलाज कराना सुन्नत है, बिल्कुल ठीक है, मतलब ही है कि बिल्कुल आपको ठीक है। अपनी सेहत का ख्याल रखना है। अब सर दुनिया में ना जी एहतियात जो है, प्रोएक्टिवनेस, उसका कॉन्सेप्ट आ रहा है। आज का जो डाटा मेरी इत्ला में आया, पाकिस्तान में तकरीबन 3 करोड़ 30 लाख को शुगर हो चुकी है, और अगर उस ये 17 साल से ऑनवर्ड को 79 ईयर्स ओल्ड तक के लोग हैं, इसमें अगर हम 17 साल से पहले वाले भी शामिल कर लें तो ये 3.5 करोड़ का डाटा बन जाता है। और जो एक इत्ला है सर, पर डे जो पाँव, टांग या कुछ कटता जी हाँ, है जी। तकरीबन 300 है पर डे। तो इतने ज्यादा मसाइल हैं, और ये सारे जो मसाइल हैं हेल्थ के पाकिस्तान में, ये लाइफस्टाइल के मसाइल हैं। ये बेसिकली मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हैं, ये जरासीम के मसाइल नहीं हैं। तो आप एक ऐसे दौर में जिसमें ये इंफॉर्मेशन अपनी आपके सुस्ती पास और गफलत के बायस गफलत है, सुस्ती है, पैदा होने वाले हम मसाइल। भूख से नहीं मर रहे हैं, हम खा खा के मर रहे हैं। स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले बदले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। फातिमा साहबा, क्या है प्रोग्राम के इस मतलब? जी कासिम साहब, अब हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है मेरा कुछ सामान, और ये जादुई पिटारा है। तो चलते हैं, देखते हैं आज पिटारे में क्या है। शाह साहब, ये पेन ना जी मेरे से रहा नहीं गया, इतनी चीजों में से ना इसको मैंने सेलेक्ट किया, और इसके साथ जो मेरी सबसे खूबसूरत याद है, वो खूबसूरत भी है, जज्बाती याद। अच्छा, जमाने तालिब इल्मी में ना जी हमें कोई इतने लायक तो थे कोई नहीं। एक कहीं ना जी बड़ा एक सादा सा यकीन ये था कि जो पेन सुबह एग्जाम्स में हमने इंक फिल किया इसमें, और फिल करके उसके बाद हमने पेपर देने जाना है, तो सुबह के टाइम ना वालदा मोहतरमा के सामने मैंने पेश करना कि इसको दम कर दें। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। और हैरत अंगेज आपको बताऊं कि वो जितने दम थे उसका नतीजा आ जाता था। वो नंबरों की शक्ल में अपनी जगह पे, बरकत की शक्ल में मैंने उसको देखा शाह साहब, कि वो जो भी मार्क्स आते रहे, मैं अगर आज मुड़ के देखूं तो वो सारे बरकत वाले मार्क्स थे। उससे किसी ना किसी शक्ल में कोई ना कोई प्रोग्रेस बनी। तो वो सारे पुराने कलम मैंने संभाल के रखे हुए जी। तो आज ये कलम आया तो मुझे वो सारी यादें सारे संभाल के रखे हैं। संभाल के रखे। Very interesting। मेरी बेशुमार जो गैलरी है ना जी, पुरानी चीजें, राइटिंग्स, नोट्स, मटेरियल पुराने पड़े हुए संभाल के रखे। सर कासिम कभी यानी कर किसी दी शर्ट भरी पेन करके? नहीं जी, इंज कीता अपने वाली आया कितने अपनी खराब हुई। जो आपकी वीडियोस होती हैं उनमें तो एक बहुत ही प्रैग्मेटिक इंसान जो है, बहुत ही रैशनल इंसान हमें नज़र आता है, जो कि बहुत ही हकीकत पसंद है और बहुत ही साइंटिफिक बुनियादों पर ज़िंदगी को गुजारना चाहता है। और साथ में आप मुख्तलिफ सूफिया के और फ़क्र के से जुड़े हुए लोग हैं, उनके भी आप इंटरव्यूज़ करते हैं। अब ये दोनों तरफ आपका एक रवैया और रुझान जो है नज़र आता है। अब आप क्या समझते हैं कि मेहनत, किसी भी कामयाबी के पीछे मेहनत और दुआ, फिजिक्स और मेटाफिजिक्स, इसका क्या कॉम्बिनेशन होता है आपके नज़दीक? अच्छा, दोनों का कॉम्बिनेशन है जी। अच्छा, कोई परसेंटेज आप शेयर कर सकते हैं? मैं परसेंटेज आपके नहीं होती, नज़दीक ये इवेंट टू इवेंट है जी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह हम तकदीर को जब समझाने लगते हैं तो ये कहते हैं कि कहीं पर इख्तियार ज्यादा है, जी जी, और जबर और कदर का जो फलसफा है। जबर है वो कम है, और कहीं पर जो है वो जबर ज्यादा है, आपकी बेबसी ज्यादा है, और आपके पास इख्तियार कम है। कहीं पर इख्तियार है ही नहीं, टोटल सरेंडर है कि जो कुछ है आप कबूल करना पड़ रहा है। तो इसी तरह ये जो आपने सिचुएशन बताई है, इसमें भी कोई फॉर्मूला नहीं है, इसका फॉर्मूला नहीं बनाया जा सकता।
लेकिन दुआ आपको ना एक यकीन दे देती है, एक एतमाद दे देती है कि मैं कुछ कर जाऊंगा। मेरे साथ एक कहीं ना कहीं एक यकीन का पहलू भी है, और ये यकीन दुनिया के हर मजहब में है। ऐसा नहीं है कि हम मुसलमान हैं और हम कहें कि हमारे यहाँ दुआ है। दुआ की कोई ना कोई फॉर्म किसी न किसी शक्ल में आपको हर दुनिया के मज़ाहब में मिले। आपने एक बड़ी अहम बात की, आपका ये फरमाना है, चूँकि लाजमत है आप पब्लिक स्पीकर हैं, आपका हर जो लफ्ज़ है उसकी अहमियत होती है। आपका फरमाना है कि दुआ यकीन देती है। सो आप ये नहीं समझते कि दुआ जो है उस पूरे कायनात के सिस्टम में किसी और तरीके से इम्पैक्ट डाल रही होती है नतीजे पे? एक वो भी उसका पहलू है जी। एक पहलू यानी कि उसका ये है। नतीजे को बदलने में अलग से कोई किरदार अदा नहीं मेरा करती? मेरा मेरा इस पे यकीन ये है कि कोई शक नहीं है कि आप दुआ कर रहे हैं, कोई सुनने वाला है। हाँ। लेकिन एक इसका पहलू ये भी है कि आपको कैसे मुमकिन है कि आप बगैर यकीन के ही दुआ मांगते रहे। आपका ये यकीन कि कोई है, ये बुनियादी तौर पे ये यकीन कहीं अंदर पड़ा हुआ है, तो ये यकीन का पहलू और बढ़ जाता है। ठीक है, नहीं ये तो एक पहलू हो गया, मगर जो दूसरा है कि नतीजे बदले भी जाते हैं दुआ से। 100% बदलते हैं जी। अच्छा, आप उसमें भी यकीन मैं रखते हैं। यकीन रखता हूं। तो आप इसके दुआ के दो जो पहलू हैं उन दोनों पे आपका बिल्कुल ऐसी। लेकिन देखिए, एक बेअमल इंसान सिर्फ दुआ पे अगर भरोसा कर लेता है तो वो बड़ा एक सवाल है कि उसने बोया कुछ है और वो काटने की उम्मीद कुछ और कर रहा है। तो आप समझते हैं कि जो बिल्कुल बेअमल इंसान है, दुआ से उसकी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आ सकती? मेरा ख्याल है वो अमल तक ही पहुंच जाए तो बहुत बड़ी दुआ लग गई उसको। अच्छा जी, फातिमा की तरफ बढ़ते हैं। एक शेर रह गया जी, आपको शेर सुनाना था। हाँ नहीं, वो था कलम हो तेग हो तेशा के ढाल मत छीनो। वाह। कलम हो तेग हो तेशा के ढाल मत छीनो, वाह। कभी किसी से किसी का कमाल मत छीनो। क्या कहने वाह। क्या कहने क्या का जी, बात वाह। मैं छोड़ सकता नहीं साथ इस्तकामत का, मैं छोड़ सकता नहीं साथ इस्तकामत का, मेरी अजान से जोशे बिलाल मत छीनो। जी बात है। अच्छा ਇਹੋ ਜੀ एयर होस्टल पैसेंजर ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ कुछ खाने के लिए लेके आए? अच्छा जी, ये देखिए ना कितनी कमाल की पुरानी चीज हथे अच्छा, लग। मैं पता क्या सोच बात रहा है था, सर। मैं सोच रहा था, मैंने कहा शायद आप बल्ला उठाएंगे। बल्ले के साथ मेरी कम याद है। बल्ले के साथ बल्ले के साथ मेरी कम याद है जी। और फिर वो अच्छी भी नहीं है। अच्छी याद है। बड़ा आला। ये भी क्या बात थी जी। नहीं, वैसे बचपन से अच्छी नहीं है। अच्छा बच्चे क्या, इसकी क्या वजह थी? मैं स्पोर्ट्समैन हूं नहीं जी। अच्छा 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 मैं स्पोर्ट्समैन नहीं हूँ। अच्छा अच्छा दुनिया में शाह साहब जो जहानत की किस्में है ना, उसमें एक बॉडी जीनियस है। अच्छा ये बॉडी जीनियस जो होते हैं ना लोग दुनिया के, ये हर सूरत स्पोर्ट्समैन ही होते हैं किसी शक्ल में। अच्छा। यानी इनकी बॉडी में एनर्जी इतनी होती है और बाकी चीजें इतनी मिकदार में इनके पास नहीं होती। ये अपने बॉडी जीनियस से पूरी जिंदगी गुजार लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। बॉडी जीनियस से हीरो बन जाते हैं, बॉडी जीनियस से सारे काम कर लेते हैं। आपकी मेरी जो टाइप है ना, वो वर्जिशों वाली टाइप नहीं है, डंड बैठकों वाली टाइप नहीं है। हम कम खा के सेहत अच्छी करना चाहेंगे। हम कह लीजिए कि तफक्कुर वाले लोग हैं, फिक्र वाले। अच्छा शाह साहब, ये जो तो नहीं, मैं आप इसकी तरफ आइएगा, मुझे ये फरमाइएगा कि ये जो आपकी तल्ख यादें बचपन की थी बल्ले से और जो बड़े होके हुई, उनमें से ज्यादा तल्ख कौन सी थी? बचपन की बचपन वाली? अच्छा, वो बड़े वाले से भी तल्ख थी? अच्छा अच्छा अच्छा। उसकी वजह कि अक्सर मैंने जब उसको हिट करने की कोशिश की है ना, वो मुंह पे आई है। गेंदी तो वो ऐसे ज्यादा मुश्किल है। मुझे ना इससे एक बड़ी कमाल की याद आई। अच्छा, आप 80s का जमाना याद कीजिए ना, तो VCR जो जी 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 जी। वो किराए पे मिलता था। हाँ। किराए पे ले आते थे हम जो बच्चे थे सारे, और जब कभी मौका मिलना। अच्छा, अब क्योंकि किराए पे मिला है और फर्ज कीजिए कि दिन के लिए मिल गया, तो आपने एक मूवी तो नहीं देखनी, तो आप 12 घंटे में तो आपने उसको कम रगड़ से कम देना, आंखें लाल हो कम से कम 3 जो है ना वो मूवीज देखनी है। अच्छा, 3 आप मूवीज ले आए और तीनों मूवीज आपने देखी हैं। उसके बाद सबसे जो मुश्किल काम होता था ना, वो जमानती लबना होता सी VCR। सबसे मुश्किल काम होता था कि तीनों फिल्मों को तीनों फिल्मों के हिस्सों में ही रखना। इधर का हीरो इधर घुस जाता था, इधर वाला विलन उधर चला जाता था। वो तीनों कहानियों का एक नया मजमुआ, नया चूरन बनता था। और उसको बड़ा मुश्किल होता था कि पहली फिल्म में क्या था, दूसरी में क्या था, तीसरी में, क्योंकि इंसान की आखिरकार लिमिट है। आखिरकार वाला जा ट्राई मर के आईना शुरू कर लिए। तो इस कैसेट के साथ कह लीजिए। लेकिन शाह साहब देखें, वैसे दुनिया कितनी तेजी के साथ इस जमाने में आप, मैं, हम सब क्या सोच सकते थे और आप क्लाउड पे डाटा होगा। जी। डाटा क्लाउड पे होगा, नेटफ्लिक्स पे इतनी मूवीज होंगी, हमें समझ नहीं आएगी देखनी चाहिए छड़नी के लिए। वो उसकी यानी कि सिलेक्शन में ही वक्त बर्बाद हो जाता है, पता करना चाहिए करने पड़ जाए।
इसने शाह साहब आपका चूंकि एक मौजू जो है वो इंसानी रिश्ते भी तो है ना, तो वो भी आपका एक मौजू है। ये जो एक इन्फ्लक्स है, ये जो बहुतात है मीडिया की, और ये जो सेल फोन्स के ऊपर जो तफरीह अवेलेबल है, जो ठीक है ना, जो हमें अपनी तरफ खींचती, इसने रिश्तों को, और जो हम रिश्तों को वक्त देते थे, ये तो हमें नजर आता है कि कम अब वक्त देने लगे। कितना कमजोर किया है? बहुत डैमेज किया जी। अच्छा, इसके होते हुए आप देखिए कि किसी को मुमकिन है फॉलो करने वाले हजारों लाखों हों, लेकिन असल में उसके करीब कोई भी ना हो। ऐसे कई वाकयात है। अकेला है वो। तन्हाई आज का सबसे बड़ा मजमून है। जी जी। तन्हाई इतना बड़ा चैलेंज है। जो लेटेस्ट रिसर्च है वो बताती है कि तन्हाई वो तकरीबन आपकी जिंदगी के 16 साल कम कर देती है। यानी वो लोग जो तन्हा है उनकी उम्र तवील नहीं होती, क्योंकि बीमार होने लग पड़ते हैं। आपके बड़े जो कह लीजिए दुख और गम है ना, उनकी दवाई बंदे हैं, बंदा बंदे का दारू है। ऐसे ही, हाँ। और इससे रिश्ते जो हैं, जो करीबी रिश्ते हैं, वो कमजोर हुए हैं। दूसरे इंसान, देखिए, एक तो आप इससे सीखते हैं ना, जो भी आ गया आपके पास एक इन्फॉर्मेशन आ गई। एक जो इंसान के साथ किसी महफिल में जो को एग्जिस्ट करने से सीखता है, उसके तजुर्बे से सीखता है, अपनी बात के रद्द होने से, उसके इख्तलाफी उसके बारे में सवाल उठाने से जो सीखता है, किसी चीज़ को फॉलो करके जो सीखता है, सोहबत जिसे कहते हैं। आपको पता है ये अहले तसव्वुफ में और तसव्वुफ के यहाँ सबसे बड़ी अहमियत जी, और इल्म का बेहतरीन सोर्स जो है वो सोहबत को समझा जाता है। उसमें कितनी कमी है तो इन्फॉर्मेशन तो ये भी है, मगर एक वो है जो महफिल में है, उसमें और उसमें क्या फ़र्क है? शाह साहब, रिकॉर्डेड हिस्ट्री तो यही बताती है कि मैन टू मैन कनेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सीना बसीना था ना जी, असल में वही तरबियत का जरिया था। शाह जी, मेरा एक सवाल है कासिम साहब से। अभी रिश्तों के हवाले से बात कर रहे हैं, तो मेरा ये सवाल है कि जो आजकल की फेल मैरिजेस हैं, उनकी बुनियादी वजह क्या है? अच्छा देखिए, एक वजह नहीं है, बहुत सी वजूहात हैं। और शाह साहब, इसमें मुझे जो मेरा एक्सपोजर है इस पे बात करने के हवाले से, मैं पिछले 5 साल का एक्सपोजर ये बताऊं कि मेरी फाउंडेशन में एक अलग से विंग है जो सिर्फ सुलह को डील करता है। अच्छा, मैरिज के मामला डील करता है। और उसमें पिछले वो 5 सालों से हमारे साबका चीफ जस्टिस अनवारुल हक साहब उसको हेड करते हैं। और हमारे पास इस वक्त भी तकरीबन 3000 केसेस हैं। पर मंथ तकरीबन 100 डिलीवर होते हैं, और ये फीस से भी रिलेटेड है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन 5 सालों में टोटल कितने केसेस आप लोगों के तजुर्बे में? अच्छा, हमारे पास सर कोई अगर जो डिलीवर केसेस की बात की जाए तो वो टोटल मिला के 5-6 हज़ार बन जाता। ठीक हो गया, क्योंकि शुरू में तादाद कम थी। तो अच्छा खासा डाटा आपके पास है। बड़ा अच्छा खासा डाटा। तो अब ये फरमाइए कि तजुर्बा आपका क्या कहता है? भाई, जो फातिमा ने सवाल जो किया, मैंने ऑब्जर्व किया ना, उसमें सबसे बड़ा जो टॉप फैक्टर वो मेंटल हेल्थ है। और दूसरा जो बड़ा फैक्टर है वो ओवर एक्सपोजर है। यानी कहीं ना कहीं जो एक जमाना हमारा था ना, उसमें कम्युनिकेशन को बिल्ड करते बड़ा टाइम लग जाता था। हमारे बुजुर्गों के जमाने में कम्युनिकेशन एक पत्थर के साथ थी, खत के साथ थी। हमारे जमाने में किसी पत्थर के साथ बांध के खत जाता था। ये जो जमाना आ गया, इसमें एक बच्चा, उसका ताल्लुक जो है मेल का फीमेल से, वो सैकड़ों हजारों की तादाद में, उसके सामने अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा। तो कंपैरिजन में चला जाता है। कंपैरिजन में बोर बड़ी जल्दी हो जाता है। वो तादेर लेके चलने वाला। शाह साहब, ये बड़ी ट्रेजेडी है इस वक्त की कि पहले 6 माह में एक बड़ी तादाद जो है वो मैरिज फेलियर में चले जाते हैं। पहले 6 माह में उसमें खुला लेने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। अच्छा, उसमें तलाक तो छोड़िए, खुला लेने वाले, जिसमें फीमेल्स हमारी बेटियां जो हैं वो अदालतों में जाती हैं। और तादाद अगर मैं बताऊं, वो जमाना जिस जमाने में हमने ये शुरू किया था, अगर फर्ज कर लीजिए वो 25 था, 100 में से मैं 25 कह रहा हूं, तो आज जो है वो 150 हो चुका है। इतना हमारे पास जो है वो क्राउड है, और इतना डाटा और इतने केसेस अदालतों के पास है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि 5 साल के अंदर अंदर आपका तजुर्बा ये कहता है कि अगर 25% खवातीन पहले खुला के लिए जाती थी, अब वो 150 पे चला गया, मगर अब वो तादाद जो है वो 5 गुना ज्यादा हो गई है। कम से कम 5 गुना ज्यादा हो गई है। अच्छा। और इसमें तीसरा जो फैक्टर है वो ईगो है। ये आप सुन के बड़े हैरान होंगे, हमारे लिए सुलह करवाना उसकी बड़ी मुश्किल है जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा। वजह ये है कि वो कहता है मैं तो पहले ही पढ़ा लिखा हूं, यहाँ उसी में गाइड करना है। किसी की बड़ी को पोजीशन है, बड़ी बेहतरीन पावर है उसके पास, वो ये पैसा कमा लिया है, वो कहता है जी मैं अक्लमंद ना होता तो यहाँ पहुंचता, तो मुझे आपने गाइड करना है। तो ये सारे बेवकूफ है, मैं ही अक्लमंद हूं। तो ईगो जो है ना, कामयाब आदमी का इशू होता है सर। मैं कहता हूँ नाकाम का भी कई जगह पे इशू, मगर कामयाब को तो बहुत ही होता है। कामयाब तो उसके मसाइल तो और भी है ना जी। उसमें तो एक बड़ा मजमून है कि एक है सक्सेस, एक है सक्सेस मैनेजमेंट। वो सक्सेस मैनेजमेंट का एक पार्ट ईगो मैनेजमेंट है।
और उसमें उसके बाद रिश्तों को भी बचाना है, फिर आपने अपने आप को एक तवाजुन है, फिर आपका एक वर्क लाइफ बैलेंस है। तो इसके बाद जो देखा गया टॉप फैक्टर वो मुआशी मसाइल है। अच्छा, मुआशी मसाइल जो हैं, लोग समझते हैं टॉप फैक्टर मुआशी मसाइल हैं, मेरा ख्याल है मुआशी मसाइल 4th नंबर पे। फिर जो 5वां फैक्टर हमने देखा वो कह लीजिए फैमिली, हमारी सोसाइटी बड़ी तेजी के साथ एक सोशल चेंज आ रहा है। यानी आज से शायद 20 साल पहले जो एक कंबाइंड फैमिली सिस्टम था वो बड़ा प्राइड था, आज कंबाइंड फैमिली सिस्टम का मजाक उड़ाया जाता है जी ऐसे। तो उसके पैरेलल एक सेंट्रल न्यूक्लियस बनाया जाता है कि इंडिपेंडेंट रहते हैं। अच्छा, कुछ फायदे फयूज़ो बरकत थे जो फैमिली कंबाइंड सिस्टम से ही मिलते थे, बेशुमार थे, बेशुमार फायदे थे। अगर सच्ची बात है हमें कह लेने दें, मेरी तो बिल्कुल क्लियर राय है कि जो फयूज़ बरकत उसके से जब आप कंपैरिजन करें तन्हाई वो ज्यादा थे, वो कहीं ज्यादा थे। तो आज जो यंग बच्चे हैं वो कह लीजिए इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। मैं सिर्फ ये जरूर कहूंगा कि उसके अंदर लाजिम बात है कि एक प्राइवेसी गुंजाइश आपको निकालनी चाहिए, उसके कुछ आपको वो तय कर लेनी चाहिए। किसी भी घर में अगर असूल ज़ाब्ते हैं तो बड़ा असूल ज़ाब्ते कुछ आप तय कर लें तो जी हाँ। अगर असूल ज़ाब्ते नहीं है तो फिर मसाइल है। अभी आपने कहा कि आपके हिसाब से सबसे जो आपके तजुर्बे में ही आया कि मेंटल हेल्थ जो है वो नंबर 1 फैक्टर है शादियों को, रिश्तों को न चलने देने में, तोड़ने में। उस मेंटल हेल्थ की बुनियाद क्या है खराब होने की? नाउमीदी। अच्छा, दोनों तरफ से? मैं आपको अगर एक डाटा बताऊं, और ये आप किसी भी काबिल वकील से, किसी काबिल जज से पूछ लीजिए, वो मेरी बात को सेकंड करेगा। पिछले 2.5 सालों में, पिछले 2.5 साल जो गुजरे पाकिस्तान में, किसी भी तरह की पार्टनरशिप उसके फेलियर की रेशो बढ़ गई है। वो मैरिज है, वो बिजनेस है, वो काम है, किसी भी तरह के दो कोलैबोरेशन जो है ना, वो एक हेल्थ की अलामत होती है। दो लोगों का साथ मिलकर चलना, कहीं पहुंचना, ये एक सेहतमंद अमल है। इसमें बीमार अमल ये है कि एक दो लोग साथ चलें, चल नहीं सके। अब उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं, बर्दाश्त नहीं है, ठीक है जी, बोर हो गए हैं, या कुछ पैमाने बनाए थे उन पैमानों पे को पूरा नहीं उतरा, या कह लीजिए कि परखा जाना है, जो था कुछ और था और जो असल था वो बिल्कुल कुछ और था, या हम इम्प्रेस थे, एक आर्टिफिशियल दिखावा बहुत ज्यादा है सोसाइटी में, लेकिन वास्ता पड़ा तो पता लगा कि हकीकत इससे मुख्तलिफ है। मगर आपका कहना है कि मेंटल हेल्थ जो खराब हो रही है वो नाउमीदी की वजह से? नाउमीदी बहुत ज्यादा, नाउमीदी जो इनफरादी लोगों की जिंदगी है उसमें, या जो इज्तिमाई ओवरऑल मुल्क में? दोनों हैं जी। अच्छा, दोनों हैं जी। लोगों को मुस्तकबिल नहीं दिख रहा, कल नहीं दिख रहा, और जब कल नहीं दिखता तो यकीनी बात है एक बेबसी की कैफियत पैदा होती है, एक फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है, और उस फ्रस्ट्रेशन का इजहार फिर कई शक्लों में आता है। वो कह लीजिए जरूरत से ज्यादा खाने की शक्ल में भी आता है, बेमानी बोलने की शक्ल में भी आता है, उसमें डिप्रेशन की शक्ल में भी आता है। देखिए एक शाह साहब, एक है हम सब की जिंदगी में डिप्रेशन की फेज आना नॉर्मल है। जो बंदा भी आगे बढ़ रहा है, कोई मुश्किल लीन पैच आ जाएगा कि किसी की भी जिंदगी का कोई मुश्किल दौर शुरू हो गया, वो मुश्किल ही है ना, जिंदगी की स्ट्रगल है, वो स्ट्रगल है। लेकिन रुकावटें हैं जिनको आपने उबूर करना। अगर किसी की जिंदगी में ये नाउमीदी उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है और इससे वो निकल नहीं पा रहा, तो पेसिमिस्ट हो जाएगा। पेसिमिस्ट हो जाएगा। मुझे ओवरऑल लगता है शाह साहब हमारी सोसाइटी सैडेस्ट हो गई है ओवरऑल। ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है कि लोगों के चेहरों की मुस्कुराहट छिन चुकी है। लोगों में जो खुशी इत्मीनान है उस मेयार का नहीं है जो कभी हम पहले देखते थे। शायद टेक्नोलॉजी आज से 30 साल पहले नहीं थी, लेकिन खुशी और इत्मीनान और एक जो ब्लिस की फीलिंग थी वो पहले ज्यादा थी। आज वसाइल बढ़ गए हैं, लेकिन अगर हम खुशी की मिकदार देखें तो वो कम हुई है, नफसा नफसी ज्यादा हो गई है। फिर कहीं ना कहीं मादा परस्ती बढ़ गई है सोसाइटी में। फिर आप एक देखिए एक हया थी, एक हयादारियां थी, यानी एक ऐसा शख्स जो तनकीद करता था या बदलिहाज था उसको सारी बुरा मानते थे। अब एक बड़ी तादाद बदलिहाज लोगों की पैदा हो चुकी है। उनके लिए थंबनेल बनाना, उनके लिए कोई नेगेटिव पोर्ट्रे करना, उनके लिए चौराहे में नए चौराहे का नाम फेसबुक है, उसका नाम ट्विटर है, तो नया चौराहा तो ये है, उस पर कुछ भी झूठ बक देना, बोतान लगा देना, ये बड़ा कॉमन हो गया। स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। कासिम अली शाह साहब, हमारे सेगमेंट है, इसका नाम है कैथारसिस। एनी रिग्रेट इन लाइफ? अच्छा, रिग्रेट्स ना सर कई शक्लों के मेरे हैं जी। मसलन मिसाल लीजिए, मैं एक बड़ा रिग्रेट ये है कि जो ज़माना तालिब इल्मी था उसमें अगर हमें कोई गाइड करने वाला होता, कोई ट्रैक बताने वाला होता, तो बड़ा टाइम बच जाना था कि वो ना पढ़ते जो ट्रेंड था। मसलन मैं यूईटी चला गया और मेरिट पे यूईटी में पहुंचना बड़ी बात थी, लेकिन
3rd ईयर में मैंने इंजीनियरिंग छोड़ दी। मुझे समझ आई ये मेरी लाइन नहीं है। अच्छा, ये गुड लक है कि वो तीसरे साल में समझ आ गई कि मैंने लाइन अपनी मगर चेंज फिर भी कर ली। 3 साल बिल्कुल एक तरह से। लेकिन मैं सोचता हूँ कि कोई ऐसा मैकेनिज्म, कोई ऐसा सिस्टम मौजूद होना चाहिए था जो टाइमली बताए कि हमारे लिए अच्छा क्या है और हमारा फ्यूचर जो है वो किस फील्ड में बेहतर है। तो आपका टोटल जिंदगी का ये रिग्रेट है। एक ये रिग्रेट है। शाह साहब ये फरमाइए, हैप्पीएस्ट मोमेंट आपकी जिंदगी का। अच्छा, हैप्पीएस्ट मोमेंट भी कई शक्लों में है। मसलन पहला साहब ज्यादा पैदा हुआ, बड़ी खुशी थी। हाँ, वो हैप्पीएस्ट तो फिर एक ही होता है। बड़ी खुशी थी। आप देखते हैं यार, जिंदगी में अल्लाह ताला ने आपको साहिब औलाद कर दिए और आप फिर अपने बच्चों को पलता बढ़ता देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये याद आया, तो इसका मतलब है आपकी जिंदगी का सबसे पुरमुसरत लम्हा यही था। क्या नाम है आपके साहबजादे? मोहसिन अली शाह। मोहसिन अली शाह साहब। और ये फरमाइए कि सबसे मेमोरेबल मोमेंट आपकी जिंदगी। कोई भी इब्तदा है ना, रिबन कटिंग है, वो मैंने अपने पेरेंट्स से करवाई। अच्छा, मतलब वो उसमें कभी मिनिस्टर, मैं सबका एहतराम करता हूँ, सब सियासी लोगों का, सब ओहदे वालों का, लेकिन नहीं सर, वालिदैन दे के वालदैन मैंने जितनी हाँ, पुरानी कोई से भी कुछ नहीं है, पुरानी, मिनिस्टर चंद दिन क्या पहले है? शाह साहब, मैं आज से पेरेंट्स कोई के आगे तकरीबन कौन 25-26 साल पहले एक छोटा सा ट्यूशन सेंटर था। मैं तो एकेडमी ट्यूशन सेंटर पढ़ा रहा था। तो मेरे से छोटे भाई हैं, वो दुबई में होते हैं, तो उन्होंने अपने पुराने रिकॉर्ड्स में कोई वीडियो निकाली। तो उसकी रिबन कटिंग जब वो निकाली तो वो मेरी दादी मोहतरमा कर रही थी। जब भी कभी कोई अहम मोमेंट है और इब्तदा करनी है, इनिशिएट करना है, तो उसमें बुजुर्ग शामिल है मेरे। ये हम अपने प्यारों को, अपने बुजुर्गों को, या जो अहले इल्म हैं बहुत सारे मामलात में, उनको छोड़ के ये जो ताकतवर हल्का होता है, सियासत है, ब्यूरोक्रेसी है, इसकी तरफ क्यों भागते हैं हम अपनी तकरीबात में भी और दीगर उसमें भी? मेरा ख्याल है शाह साहब, ये अपनी जात का खोखलापन है। हम बाज़ औक़ात दुनिया को दिखाना चाह रहे होते हैं, मेरा ताल्लुक है। बाज़ औक़ात हम सोशल मीडिया पे तस्वीर लगाना चाह रहे होते हैं। बाज़ औक़ात हम अपनी महरूमियों को देखते हैं इस शक्ल में। और ये जो वैल्यू है, रिश्ते की वैल्यू, आपके बुजुर्ग हैं, आपके उस्ताद हैं, आपके बड़े हैं, आपका कोई मोहसिन है, ऐसा मुमकिन है। चंद दिन पहले मैं एक इवेंट था, एक कॉर्पोरेट इवेंट था, मैं उसमें की नोट स्पीकर था और उसमें बड़ा कुछ था, एंटरटेनमेंट भी थी। उस ग्रुप के जो सीईओ थे, बुजुर्ग थे वो, तो उन्होंने मेरे हाथों से उन्होंने कहा कि शाह साहब, क्योंकि मैं आपकी रिस्पेक्ट बड़ी करता हूँ, तो मेरे वो मामू यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने मेरे दफ्तर की बुनियाद रखी थी। अगर वो मुझे गाइड ना करते तो मैं एक सेल्समैन था, आज इतनी बड़ी एम्पायर और दुनिया के 24 मुल्कों में मेरा बिजनेस ना होता। तो उन्होंने कहा वो स्टेज पे मैं बुलाना चाहूंगा। मुझे बड़ा ही अच्छा लगा कि इस मकाम पे पहुंचने के बाद वो कदरदानी और शुक्रगुजारी, और वो साहब बड़े ही ज़ईफ थे, बड़ी मुश्किल से उनको हमें लाना पड़ा, लेकिन रिक्वेस्ट की हमने और वो नम आंखों के साथ स्टेज पे आए। तो हमें, मेरा ख्याल है कि अपने पेरेंट्स को, अपने बुजुर्गों को, अपने दोस्तों को, अपने मोहसिनों को ऐसे मोमेंट्स में नहीं भूलना चाहिए। पूरी कौम आप समझते हैं पावर हंग्री हो गई है, पावर के पीछे भागने लगी है? मुझे इससे ज़्यादा बड़ी ट्रेजेडी ये लगती है कि पूरी कौम के पास जो मुकालमा है वो बड़ा अनहेल्दी है। दुनिया में बड़े नए टॉपिक्स हैं जिन पे बात हो रही है। मैं पिछली रात में, शाह साहब ये सच बता रहा हूँ आपको, मैं कल सुबह में एक नए वर्ड से वाकिफ हुआ और पिछली रात में जहां मुझे वक्त मिला, क्योंकि समटाइम आप दरमियान में आंख खुलती है, आप कहते हैं चलें कुछ सीख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, किताब खोल लेता हूँ, तो वो जो नया वर्ड था वो था थॉट लीडर। इस पे किताब मौजूद थी और मैंने उस किताब के कितनी प्रेसेस, कितने पॉडकास्ट उस सब्जेक्ट पे दुनिया में कितने लोगों ने बात की है, मैंने सुबह तक कह लीजिए, यानी कल दिन और कल रात और आज सुबह तक मेरे पास उस पे कहने बताने को बेशुमार चीजें थी। तो दुनिया में कितने हेल्दी मौजूआत हैं, कितनी बातें हो रही हैं, हमारे पास सिर्फ एक ही मौजूद है, वो सियासत है। सबसे बिटर मोमेंट आपकी जिंदगी का या तल्ख तरीन याद आपकी जिंदगी की? एक दफा ऐसे हुआ शाह साहब कि हम बड़ा इब्तदा पे ना जी, मेरी आज से 7-8 साल पीछे जाऊं, जब वीडियोस फैली और फॉलोअर्स थे, तो हम टूर्स लेके जाया करते थे। ये हमारे मोहतरम दोस्त जावेद चौधरी साहब ने उसके बाद शुरू किया है। इससे पहले मैं इसको ग्रुप कोई 100+ लोगों का, सम टाइम एक ग्रुप में तो 156 लोग थे, तो मैं मिस्र और मुख्तलिफ कंट्रीज में ले जाता। एंटरप्राइजिंग है आप, हर बड़ा चीज़ से पैसा बनाना है, शुरू कर देते हैं। नहीं, ये शौक था मेरा, इसमें सिर्फ एक पैनी भी नहीं, कोई हर्ज नहीं है पैसा बनाने। तो मैं दोस्तों के साथ जी कह लीजिए, मैंने एक टर्की का प्लान बनाया और उसमें हमारे जो मेन उसको जो लीड कर रहे थे वो ज्यादा प्रोफेशनल नहीं थे। अच्छा, उन साहब ने कुछ ऐसी गलतियां की शाह साहब कि वो सारा जो टूर था ना, वो बिल्कुल कह लीजिए जद्दा तो नहीं चला गया, जद्दा तो नहीं चला गया ही नहीं कहीं, अब वो गया ही नहीं। और उसमें अगले चंद दिन बाद पता लगा कि उसमें कम से कम 40 के करीब ऐसे लोग हैं जो कंप्लेंट है, वो कहते हैं पैसे वापस कर दो। अब वो मैंने पल्ले से वापस किए जी। अच्छा, लेकिन वो मेरे लिए पैसे देना इतना मुश्किल नहीं था शाह साहब।
पैसे देना इतना मुश्किल नहीं था, मैंने अपनी जेब से दिए। जितना मुश्किल वो दरमियान का टाइम था कि जो एक ज़हनी तकलीफ, जब तक वो मामला खत्म नहीं हुआ, एक प्रॉब्लम, एक कॉन्फ्लिक्ट वाली हालत, वो बड़ी तकलीफ का टाइम। तो वो 40-50 लोगों का पैसा आपने लाख 1.5 लाख तो लिया ही होगा। उस जमाने में कह लीजिए कि 8 साल पीछे जाइए तो राउंड कोई 50 लाख रुपए बनता वो बनता। हाँ जी। तो ये फरमाइए कि अपना वो फिर कहाँ गया पैसा वो उनको दे दिया क्योंकि टिकट्स 2-3 बार खरीदी गई थी। अच्छा। तो वो उसमें जाया हो चुका था, लेकिन वो उनकी हमाकत थी। मैंने उन पे नहीं डाला, मैंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं है, क्योंकि मेरे नाम पे लोग इकट्ठे हैं तो मैं इस तकलीफ को झील लेता हूँ। लेकिन मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो एक रिस्पेक्ट है, जो क्रेडिबिलिटी है, वो कायम रहे। मगर वो आपकी जिंदगी की तल्ख तरीन यादों में से है। मैं समझता हूँ कि वो जो दरमियान का टाइम था ना जी, हाँ। वो एक जो बिल्कुल एक कश्मकश वाली हालत थी, वो बड़ी तकलीफ था। अब 50 लाख का नुकसान वैसे भी कितने भुलता है बंदा। कोई ऐसी चीज शाह साहब, कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा रिश्ता जो आप मुड़ के देखें और आपके बस में, ये बात दुरुस्त है कि आदमी हर चीज से सीखता है, लेकिन अगर आपके बस में हो तो आप सोचें यार हाँ ये इंसिडेंट मैं अपनी लाइफ से काश अगर मौका हो, चॉइस हो तो उसको डिलीट मार दूंगा। शाह साहब ऐसा कम है, उसकी मैं रीजन आपको बता देता हूँ। अब ये बाहिर तो लग रहा है ऐसे कैसे हो सकता है, आप अगर सीख लेना तो वो मनफी से मनफी चीज में भी आपके लिए कोई ना कोई लर्निंग है। इंतहाई मनफी और से मैं सच बताऊं, कुछ ना कुछ खैर या पॉजिटिविटी बरामद होती है। मैं इसमें कोई मुबालगा नहीं है कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं उन मनफी चीजों का भी, क्योंकि उसमें से कोई ऐसी खैर निकली है, कोई ऐसा। मैं आपको छोटी सी मिसाल आप देता हूँ। मेरी पूरी जिंदगी में आज़ादी से ट्रैवल करना मुमकिन नहीं था। अच्छा, मेरी जिंदगी में 2.5 सालों में कुछ ऐसी तब्दीलियां आई कि मैं ट्रैवल करने लग पड़ा। और कौन से 2.5 साल? पिछले 2.5 साल। अच्छा, उसकी क्या वजह, क्या उसमें कई ऐसी तब्दीलियां थी। मिसाल लीजिए, मेरे काम की नोयत पहले ऐसी थी कि मेरी मौजूदगी बड़ी जरूरी थी। अच्छा, ठीक है। अब मैं वो आप बैठ के शाह साहब मैं 15-20 दिन काम करता हूँ और इसमें मुबालगा नहीं है कि मैं अगर पिछले साल मुड़ के देखूं तो एक साल में 14 बार मुल्क से मैं बाहर गया। अच्छा। आज के दिन में पीछे मुड़ के देखूं तो मैं कुछ 7 बार बाहर गया जी अभी तक। ये मुमकिन नहीं था पहले। और ये उस कह लीजिए कोई भी चैलेंज आया उसमें से मैंने क्या निकाला। आप किसी भी आपके साथ होने वाला वाकया, इतना वो वाकया डिफाइन नहीं करता आने वाला वक्त कैसा होगा, आपका रिस्पॉन्स डिफाइन करता है कि उसमें आपके लिए क्या था। वाकये की जिक्र कर रहे हैं, कई वाकयात हैं जी। अच्छा, कई चीजें हैं जी। नहीं, ये जो आप 2.5 साल इसमें मिसाल लीजिए कि मतलब एक पॉलिटिकल बयान है मेरा, ठीक है, तो वो उस पर ट्रोलिंग होनी शुरू हो गई, क्रिटिसिज्म होना शुरू हो गया, या उसकी एंगलिंग ये की गई कि शायद मैं एक जमात के खिलाफ हूं, हालांकि मेरा एक ओपिनियन था। अच्छा। वो ओपिनियन मेरा आज भी है और वो वक्त ने साबित किया कि मेरा ओपिनियन ये था कि बड़े लोग खान साहब के गिर्द ऐसे हैं जो लॉयल नहीं है, वो मुफाद के लिए साथ हैं और वो तादेर नहीं चल सकते। ऐसा हुआ, वक्त ने साबित किया। या बड़ी चीजें जो है वो मसालियत से हल हो सकती हैं, जिद से नहीं हल हो सकती। आज देखें, सबसे बड़ा इस जमात का चैलेंज ये है, वो बात करना चाहते हैं, कोई बात करने को तैयार नहीं है। मगर उस ट्रोलिंग ने आपको बहुत, आपको लगा है आपको फायदा नहीं, पहुंचा? एक उस वक्त तो मुश्किल वक्त था, मुश्किल वक्त। शाह साहब देखिए, वक्त के बाद फिर आप मुड़ के देखते हैं तो उसमें से कुछ खैर निकल रही होती है, आपके लिए कोई लर्निंग होती है। फिर आपको ये भी पता लगता है ये मेरा मैदान नहीं है, ये भी एक लर्निंग है। ये एहसास हुआ आपको? ये एहसास हुआ कि सियासत मेरा मैदान नहीं है। मैं अपनी राय दे सकता हूँ, मैं अपना ओपिनियन दे सकता हूँ कि लेकिन सियासत मेरा जॉनरा नहीं है। ज्यादा एतराज हुआ आपने जो उनके खानगी हवाले से बात कर दी थी, आपको लगता है वो गलत की थी आपने? नहीं, मेरा ख्याल है इस हवाले से ज्यादा चैलेंज नहीं था, जितना बड़ा ये चैलेंज था कि वो हर चीज में स्ट्रिक्ट है। वो कह रहे हैं कि जो फैसले हैं वो अभी कर देने हमने। मेरा ये कहना था कि डिबेट, बातचीत, मुकालमा जो है वो सोसाइटी को आगे लेके चलता है और आज भी देखिए उसकी शदीद जरूरत है। मगर जो खानगी हवाले से आपका तबसरा था, आप समझते हैं कि वो कोई ऐसा नहीं था जी। आपको मुख्तलिफ चीजों को एंगलिंग की गई है। शाह साहब, जो मेरी इत्ला है ना, वो जो दिन थे जिसमें ट्रोलिंग हो रही थी, वो आप चूंकि खुद ये सिखाते रहे हमेशा लोगों को कि मुश्किल में कैसे अपने नर्व्स को कंट्रोल रखना है, कैसे उससे बाहर आना है, आप कैसे उससे बाहर आए? खामोशी, नजर इससे खामोशी आपने उसको, क्योंकि देखिए आप एड्रेस नहीं कर सकते। आप एड्रेस करेंगे तो आप कोई क्राइसिस देख लीजिए पिछले चंद दिनों का, उसके बाद उसी पे वीडियोस बनती रहती हैं। तो मैं 3 माह के लिए मैंने सुकून से अपना काम किया, मैं उसमें बिजी हो गया इन चीजों को एड्रेस करने की बजाय। शाह साहब, ये फरमाइए एक चीज जो आपके तजुर्बे, मुशाहिदे और मुताले किसी भी हवाले से जो आप समझते हैं यार ये जिंदगी का एक मनफी चेहरा है जो मेरे तजुर्बे और मुशाहिदे में रहा, एक ये जिंदगी का मज़बत चेहरा है जो मेरे तजुर्बे और मुशाहिदे में रहा। इस माशरे में जो तल्ख चीज़ें ना, जिनको मैं समझता हूँ कि इसलिए भी महसूस करता हूँ कि इसका शिकार किसी ना किसी शक्ल में हर दूसरा शख्स है। बिलखसूस वो सब लोग जो ज़रा जाने जाते हैं वो ज़्यादा शिकार है। उसमें अदम बर्दाश्त टॉप पे है जी, अदम बर्दाश्त। दूसरा शाह साहब जो है ना, बेमकसदियत बहुत ज़्यादा।
आपको एक इंतहा की बेमकसदियत लोगों में मिलेगी। यानी कोई भी कुछ कर रहा है, अगर उसके पीछे उसका वाय निकालें, रीजन निकालें, कोई वाज़ेह वाय नहीं मिलेगा आपको। चला जा रहा है, चला जा रहा है। तीसरी जो एक चीज़ बड़ी एक कह लीजिए तकलीफ देती है, वो रिश्तों की ही है जी। आप इर्द गिर्द देखते हैं किस तेज़ी के साथ लोगों के घर ख़राब हो रहे हैं, किस तेज़ी के साथ जो है वो लोग किस कदर सफ़र कर रहे हैं। क्योंकि ये तो हमारे पास रोज़ केसेस आते हैं ना जी, हमारे पास तो हमारा एक डेस्क बना हुआ है जिस पे रोज़ कह लीजिए। आपका कहना ये अभी जो आपने गुफ्तगू की कि सिर्फ पिछले 5 सालों में आप देख रहे हैं कि वो बहुत 5-6 तेजी के गुना साथ, ज़्यादा बढ़े। बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अच्छा। और पॉजिटिव जो चेहरा जिंदगी का आपके पॉजिटिव सर तजुर्बे ये में है रहा? कि देखिए इसमें पाकिस्तान जैसा, अगर मैं कल्चर के एतबार से कहूँ, मौसमों के एतबार से कहूँ, ज़ुबानों के एतबार से कहूँ, एक कहीं ना कहीं सोशल फैब्रिक अभी भी मौजूद है, ऐसा मुल्क नहीं है। डाइवर्सिटी जो है। फिर उसके बाद शाह साहब मैं ये भी कहता हूँ कि ये बड़े हवालों से अभी भी सस्ता है। अगर दुनिया हम घूमते फिरते हैं, बड़े हवालों से ये मुल्क अभी भी सस्ता है। दांत ही लोग 10 लाख रुपए में लगवाते हैं 100% दुनिया ऐसे। में। यहाँ पे वही काम यहाँ आपको मेडिकल सर्विसेज 50,000 उससे लाख बहुत रुपए बेहतर में है। जाती और मेरे आला- कई ऐसे दोस्त अहबाब हैं शाह साहब, वो यहाँ पर आते हैं, वो यहाँ आके वो मेडिकल सर्विसेज लेते हैं। बल्कि मैं आपको बताता चलूं कि बड़ी दुनिया बाल लगवाने तरकी जाती है, उससे ज्यादा बेहतर बाल लगाने वाले डॉक्टर और कंपिटेंट लोग इस मुल्क में मौजूद है। तो बड़ी दुनिया मेडिकल सर्विसेज के लिए ये पाकिस्तान तो में ओवरऑल पाकिस्तान का एक वो हो गया ना। मुझे याद आ गया आपकी बात से, हकीम सईद मरहूम वो फरमाया करते थे कि पाकिस्तान मिसले सूरह रहमान, वाह वाह कि आप फरमाते थे कि सूरह रहमान में जितनी नेमतों का जिक्र है भाई तरह वो बदरजा उत्तम पाकिस्तान में क्या मौजूद बात है। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। बिल्कुल ठीक। जिंदगी के रवैये के हवाले से मैं जानना चाह रहा था कि जो पॉजिटिव आपने देखा कि हाँ, ये पॉजिटिविटी बाज़ औक़ात शाह साहब हैरत जो होती है, आपके तजुर्बे में आई हो। तजुर्बे में ये भी आता है, ये भी एक पुख्तगी है, रास्ते में आपके ये एक्सपीरियंस होता है कि लोग आपके सामने आपकी तारीफ कर रहे होते हैं, आपकी गैर मौजूदगी में वो जड़ें काट रहे होते हैं या बदखुइयां कर रहे होते आपको लगता है गीबत ज्यादा है हमारे यहाँ? हैं। गीबत बहुत बढ़ गई है, गीबत बहुत बढ़ गई है। लोग किसी की रिस्पेक्ट की परवाह नहीं करते, पैरा नहीं देते। ये बड़ा एक कमजोर पहलू है, आप कह लीजिए। मैं बड़े बड़े ऐसे नाम हैं कि जिसमें फर्ज कीजिए कोई आया तो वो उसको सड़कों पे बिठा रहे हैं, वो चला गया, उसके बाद कोई ये कर रहे हैं। बड़ी हैरत होती है कि वही बंदा है जिसको आप पीरो मुर्शिद कह रहे हैं, आप सीनियर कह रहे हैं। ये बड़ा मुश्किल काम है। कोई दो चीजें जो जैसे कहिए कि आपके हाफजे में नक्श हो गई हो, एक बहुत ही पॉजिटिव लम्हा और एक नेगेटिव कोई चीज। बाज़ औक़ात नेगेटिव को पहले मैं बता रहा हूँ, किसी की तकलीफ नहीं देखी जाती। आप किसी की तकलीफ देखते हैं और उसकी बेबसी को देखते हैं। मैं रिनाउन नहीं था। एक साहब थे, मैं उनका नाम नहीं लेता, उनका बड़ा नाम था, बड़ी उनकी फॉलोइंग थी। अच्छा, खुदा का करना शाह साहब, मैं एक हॉस्पिटल गया और वो साहब रिसेप्शन पे अपनी वालदा मोहतरमा के साथ, और वो जो साहब थे ना जो रिसेप्शन पे थे, उन्होंने उस हालत को नहीं देखा। उन्होंने कहा जी मैंने ऑटोग्राफ लेना है, मैंने तस्वीर लेनी है, वो इस चक्कर में वो कहीं यार मैं मतलब एक मुश्किल में। अच्छा, वो जो एक अचानक से एक बेहिसी लोगों के अंदर छुपी होती है, उसका सामने आना मुझे बड़ा अजब लगा जी। खैर का लम्हा ये है कि किसी भी नौयत की अपनी जात की तस्कीन चाह रहे होते हैं हम, अपनी ख्वाहिश की तस्कीन। अगर कोई इज्जत भी किसी को दे रहा है तो वो इस कॉस्ट पे दे रहा है कि भले दूसरे की वालदा को तकलीफ हो जाए, मगर मेरी जो ख्वाहिश है वो पूरी होनी चाहिए। अच्छा, खुशी के तो कई लम्हात हैं जी। इस दफा मैं जेल गया जी, लेक्चर देने, लेक्चर था मेरा, तो मुझे जेलर साहब ने बताया कि आपका तारुफ एक कैदी ने करवाना है। अच्छा, मैं बड़ा शाह साहब डर गया कि अब कैदी ने तारुफ करवाना है, तो ये यहाँ ना सोशल मीडिया चलता है, टीवी भी बड़ा फिल्टर्ड यहाँ पर आता है, और ये क्या तारुफ करवाएगा। तो उस कैदी ने मेरा तारुफ करवाया कि उसने कहा जी मैं ये जो आज के हमारे मुकर्रर हैं, इनका पूरा हफ्ता इंतजार करता हूँ इतवार वाले दिन का। अच्छा। इनका एक आर्टिकल आता है अखबार में, और पिछले 4 साल से, मैं कई सालों से कहते जी मैं जेल में हूँ, तो वो इतवार का इंतजार होता है और मैंने आर्टिकल पढ़ना होता है। तो वो मेरे लिए इंतहा की ना कह लीजिए एक खुशी था कि ये जेल में कैद में कोई शख्स इंतजार, वो नक्श हो गया आपको। पर कासम जो जेलर साहब ने कहा कि कैदी तो तारफ कराएगा, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੈਦੀ ਇਹ ਨਾ ਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਨਾ ਕੈਦੀ ਜਿਵੇਂ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਲੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ। ये फरमाइए, फेसबुक और यूट्यूब ये सारा आपका मैदान रहा ना, खास तौर पे मतलब जो बुनियादी आपकी शोहरत का बायस बना, उस पर हर तरह के कमेंट्स आते हैं। कोई 2 कमेंट्स, एक ऐसा पॉजिटिव कमेंट जो आपको कभी भूलता ना हो, याद हो गया बहुत ही मुनफरिद था, और एक ऐसा नेगेटिव जो गड़ा हुआ हो यहाँ आज भी।
बाज़ तनकीद ऐसी होती है जो लाइल्मी की बुनियाद पे होती ठीक है, किस नौयत की तनकीद आपको बुरी लगती है? बुरी किस नौयत की लगती है? मिसाल है किस कि नौयत को कमेंट आपको लगता है वो यार कोई- ये क्या था? वो कह रहा होगा जी कि ये शायद कोई इससे पैसा कमा रहे हैं लेक्चर देके। अब मेरा कहना ये है कि दुनिया का हर बंदा जो अपने काम पे निकला है वो अर्न नहीं कर रहा जी, है। डॉक्टर है, उसकी फीस आप है। कोई शायर भी शायरी जाके करता है, सुनाता है, तो वो कुछ अर्न करता है, उस्ताद मुआवजा है, उसका होता उस्ताद है है जी। जी। दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है। अच्छा, दूसरा कि समटाइम बड़ा फनी लगता है ना जी, वो कोई ऐसा कमेंट होता है जिसमें शरारत का पहलू होता है। मिसाल लीजिए कि जी एक कमेंट बड़ा ही मैं बड़ा उसको लाइक करता हूँ, मैं इसलिए बता देता हूँ, लोग समझते हैं मैं हर्ट होता हूँ, मैं तो उसको बड़ा एंजॉय करता हूँ। वो है कि जी हमला होने के अलावा हर वाकया कासिम अली शाह के साथ हो चुका है। अच्छा, अब वो शाह साहब, मैं अमूमन ये सोचता हूँ कि लोग अपनी ज़िंदगी गुजारते हुए अगर लर्न नहीं करते, उनका एक्सपोजर नहीं है, वो सीखते नहीं है किताबों से, चीज़ों से, ज़िंदगी से, तो उनके पास बताने को कुछ नहीं होता। ये वाकया ना इशफाक साहब से मंसूब है। वो किसी ने पूछा इशफाक साहब से लोग गिबत क्यों करते हैं, तो चुप हो गए, मुस्कुराए, कहने लगे कहने को कुछ नहीं होता। जब कहने को बात कोई नहीं है तो आप गिबत ही करेंगे। तो अगर आपके पास कहने बताने को कुछ है तो आप बताएंगे। थैंक यू सो मच शाह साहब, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।